हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का जो दूसरा चैप्टर था आपका राज्य एवं राष्ट्रीय आय। इसका हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही गजब तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप में से कोई भी बच्चा इसका कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, इसके थ्योरी को नहीं पढ़ा है, प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के अच्छी तरह से इनके सारे पार्ट्स को यानी कि इसके थ्योरीज को पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया था उनको भी सॉल्यूशन कर लीजिए आप लोग, उसका भी आप लोग हल कर लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में आप आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन में इस सॉल्यूशन करेंगे मुख्य रूप से लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों का। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से आपका यानी कि शॉर्ट प्रश्न ज़्यादा बनता है बच्चों। ठीक है, एक आध जो है लॉन्ग प्रश्न आपका पूछा जाता है, बाकी ज़्यादातर यहाँ से शॉर्ट प्रश्न यानी कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को मैं ज़्यादा लिया हूँ जो आपके प्रश्न पूछने आने की संभावना सबसे ज़्यादा है या आपके ऑलरेडी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो पहला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सारे सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न आपका है, आय से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप इनकम से क्या समझते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2014 में आपका पूछा हुआ है, 5-6 साल से नहीं आया है। हो सकता है कि यह प्रश्न आपका दोबारा आ जाए। अब बात आई कि आय से क्या समझते हैं, तो मुख्य रूप से आप लोग को ये ध्यान रखना बच्चों, कोई भी एक व्यक्ति है, ये चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करे, चाहे ये आपका मानसिक कार्य करे या आपका शारीरिक कार्य करे, उस कार्य के बदले में जो चीज़ इसको मिलता है, जो भी उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसे ही उसका क्या कहते हैं, आय कहते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, एक मजदूर है, वो गया खेत पर काम करने के लिए, पूरे दिन उन्होंने क्या किया, तो पूरे दिन उन्होंने फसल को काटा, यानी कि चावल का फसल लगा हुआ था उसको काटा। तो उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया, शारीरिक कार्य किया, तो उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा ही, 100% है। पूरे दिन की कुछ ना कुछ मजदूरी होगी, चाहे रुपये के रूप में होगा, चाहे भोजन के रूप में होगा, चाहे वस्त्र के रूप में होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपका आय कहलाएगा। उसी प्रकार से कोई आदमी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गया अपना ऑफिस और ऑफिस में जाकर के उन्होंने मानसिक कार्य किया, तो उस मानसिक कार्य के बदले में भी उसको क्या मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आय, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही छोटा सा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक तथा अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, उसके बदले जो भी उसको चीज़ मिलती है, उसी को उसका क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, उसी को उसका आय कहते हैं। आया समझ में। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जल्दी से आप लोग टिक मार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है आपका 2016 और 17 दोनों बार लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका 4-5 साल नहीं आया है, हो सकता है कि ये आपको दोहराए। तो ये मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका शॉर्ट प्रश्न ही पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको सकल घरेलू उत्पाद के रूप में पूछा गया था 2 बार, 2016, 2017 2 बार। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग को समझ लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। मान लीजिए बच्चों, कोई एक देश है, कोई एक राष्ट्र है। अब इस देश के अंदर एक वर्ष में, टाइम कितना लेंगे, एक वर्ष में, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तु, कितना बच्चों, जितनी भी वस्तु और जितनी सेवाओं का उत्पादन होगा, उसकी कुल मात्रा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग बार बार सुनते होंगे जीडीपी जो है भारत का डाउन हो गया, कभी भी सुनते कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इस साल की जीडीपी जो है 7% है या फिर इतना डाउन हो गया। तो ये आपका इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा हुआ है, 16 और 17 में। अगला है आपका प्रति व्यक्ति आय, ये आपका तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ये सारा कंसेप्ट जो है मैं चैप्टर में फुल्ली अच्छी तरह से डीपली के साथ पढ़ा दिया था बच्चों। मैं दोबारा आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग में से कोई नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका बच्चों सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का यही प्रश्न पूछा हुआ है। ये 2015 में पूछा हुआ, 13 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है और 19 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग किसको बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन आता है कि टोटल राष्ट्र का आय ले लेंगे। कितना लेंगे बच्चों, टोटल राष्ट्र का आय और जितनी भी मैंने कोई कुल जनसंख्या है उससे भाग दे देंगे।
यानी कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो भी भागफल प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त आता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यानी कि PCI पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है बच्चों, तो टोटल इनकम कुछ भी ले लीजिए आप लोग, Y ले लीजिए या आपको A लेना है, कुछ भी ले लीजिए, और टोटल जनसंख्या कितना है तो जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो भी भागफल प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रति व्यक्ति आय होगा। और आप लोग को ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो वो आपका गोवा की है। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया था बच्चों यहाँ से। चले आगे बात करते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय आय की गणना जो की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी और कब किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बच्चों मुख्य रूप से, ये जो प्रश्न है मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछ लिया था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इस राष्ट्रीय आय की जो सबसे पहली बार गणना की गई थी वो आपका 1868 में किया गया था, और इसका करने वाला यानी कि गणना करने वाला जो आपका भारत का एक अर्थशास्त्री था बच्चों, दादा भाई नौरोजी साहब, ठीक है। कौन था आपका, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रहेगा आपका। तो मुख्य रूप से सीधा यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 5वां नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है बच्चों, वो किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना डायरेक्टर ऑफ सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है आपका ये मिसिंग टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर लिखना है आपको CSO के द्वारा। किसके द्वारा, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो CSO के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बदले में यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख लेना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे है आपका राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी आपका बार बार प्रश्न आपका सीधा सीधा आ जाता है। ये प्रश्न आपका जो है 3 बार आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है और 18 में भी आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपको दर्शाना है, यानी मुख्य रूप से व्याख्या करना किन चीज़ों का, यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक एक करके आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। मुख्य रूप से मैंने आपको 3 बताया था। तो सबसे पहला है आपका आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी कि जो भी डाटा होता है उसको मतलब कि कैलकुलेट करने में, उसको जमा करने में, एकत्रित करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। पूरे देश की सभी लोगों की आय उत्पादन के रूप में या सेवाओं के रूप में यानी आया है, परंतु इस आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जिसके कारण सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला है आपका दोहरी गणना की संभावना, यानी कि आपका एक ही आदमी का आय जो है बच्चों दो जगह जुड़ जाता है। यानी कि ये आपका आदमी दिल्ली में रहता है, लेकिन उसका दिल्ली में भी जुड़ जाता है और उसके बाद वो जब गाँव आता है वहाँ भी जुड़ जाता है बच्चों। इस प्रकार से मतलब कि उसका डाटा जो है, उसका आंकड़ा वो 2 जगह जुड़ जाता है। तो यह इससे हो जाता है आपका दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी किसी व्यक्ति का एक ही आय उत्पाद 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए तीसरा है आपका मूल्य को मापने में कठिनाई, यानी कि जो भी आपका मूल्य होते हैं, मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। बाजार की स्थिति में हम देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। ये विभिन्नता विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में यातायात का खर्च, विज्ञापन का खर्च एवं मुनाफे की राशि जुड़ जाती है। यानी कि मुख्य रूप से बच्चों, कोई एक आदमी है, वो बहुत ही निचले स्तर का है, किसान है, मान लीजिए उन्होंने फसल उगाया और उन्होंने बेच दिया सीधे अपने गांव के पैकार को। तो मान लीजिए उन्होंने 10 रुपये मतलब कि पर किलो बेचा, तो उसके बाद वो पैकार क्या करेगा, वो तो 100% धो करके एक बड़ा मार्केट तक लेके जाएगा। तो इस ढो करके जो बड़ा मार्केट, दूर का मार्केट में लेके गया बच्चों सुदूरवर्ती, तो वहाँ पर क्या होगा, ढो करके उस सामान को लेके जाएगा तो 100% पेट्रोल तो जलेगा ही जलेगा, ट्रैक्टर का उपयोग करना पड़ेगा, उसमें लेबर भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ढेर सारे क्या हो जाएंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है, मूल्य को मापने में कठिनाइयाँ हो जाती है, ठीक है। इन तीनों को आप लोग आसानी से लिख लेंगे तो एक भी आपका अंक नहीं कटने वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी आपका प्रश्न आपका आया हुआ है 2020 में ही आपका सीधा प्रश्न फर्स्ट सीटिंग में आ गया था कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि आय और गरीबी एक दूसरे से बहुत ही जो है क्लोजली बॉन्डेड है बच्चों, बहुत ही क्लोजली मतलब कि
अच्छी तरह से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर आय बढ़ रहा है, अगर आय बढ़ रहा है लेकिन फिर भी गरीब मतलब कि गरीब का विकास नहीं हो रहा है, तो 100% है ये जो आय जो वृद्धि हो रही है वो किसकी, सिर्फ अमीरों की वृद्धि हो रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। आय का अगर वृद्धि हो रही हो तो 100% गरीबी वर्ग का भी आय वृद्धि होना चाहिए। ऐसे हम लोग को विकास यानी कि विकास करना पड़ेगा। विकास की क्रिया में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो गरीबों द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं यही बात बोला आपको, क्योंकि गरीब बढ़ी हुई आय का सब हिस्सा अमीरों के पास अगर चला जाए तो फिर क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक ही आदमी है बच्चों, इसके पास 1 अरब रुपया है, मतलब कि 1 अरब। अब सोचिए, और यहाँ पर जो है 50 आदमी है और उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया पर मतलब कि महीना कमाता है वो, सिर्फ और सिर्फ। अब सोचिए ये आदमी के पास, इससे क्या पता चलेगा कि देश में मान लीजिए 11 ही आदमी था, 51 आदमी था, 51 में से एक के पास 1 अरब रुपया था, लेकिन यहाँ पर आपका 50 आदमी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ खाने 1000 में तो खाने का भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या कहेगा, कोई दूसरा आदमी देखेगा तो कहेगा कि रियली में तो वो देश बहुत ही अमीर है, क्योंकि 1 अरब रुपया है 51 आदमी के पास। लेकिन मुख्य रूप से जब डाटा आपका कैलकुलेट किया जाता है, पता चलता है कि एक ही आदमी के पास सारा रुपया है, बाकी 50 आदमी आपका क्या है, भूखा है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, उस राष्ट्र का, उस देश का सही से क्या होगा, संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आय और गरीबी का संबंध कैसा है, बहुत ही बॉन्डेड है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग को इन जो है फुल फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 2018 से पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव का जो आपका ये नहीं था बच्चों, यानी कि रिवाज नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, तो वहाँ पर मुख्य रूप से इन सारे जो है फुल फॉर्म को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है तो यहाँ पर ज़्यादा फुल फॉर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया हूँ ताकि अगर आ जाए तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोगों का एक ही एम है बच्चों, 90 से 95% के बीच आपको मार्क्स लाना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100% देना पड़ेगा, सारे चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से प्रश्न आ जाए आपका, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। और ऑब्जेक्टिव में कैसा आता है, कैसा है बच्चों कि आपको टीचर मार्क्स नहीं देने वाले, वो सीधे सीधे कंप्यूटर में जाके काउंटिंग होते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा होता है तो वहाँ पर गलती होने, त्रुटि होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। जो आप लिखेंगे तुरंत, अगर ऑप्शन ए सही है तो 100% सही होगा। ऐसा नहीं कि एकदम मास्टर है और रहम खाया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ये सबको भी ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहला है आपका जीडीपी, तो जीडीपी का ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं आपका सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा आपका पीसीआई, पीसीआई होता है बच्चों पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है आपका एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है आपका सीएसओ, सीएसओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सीएसओ ही क्या करता है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करती है, ये ध्यान रखना है। तो सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है आपका जीएनपी, यानी कि आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी इसको बुलाता है। अगला है आपका एनआई, यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और लास्ट है आपका एडीआई, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। अगर इसका आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा है तो खींच लीजिए प्लीज़, है ना। आगे आप बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपका लॉन्ग प्रश्नों का। तो यहाँ से मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, इस चैप्टर से ज़्यादा आपका लॉन्ग प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक आध बार आपका प्रश्न आ जाता है, और अभी 2018 के बाद कोई भी आपका लॉन्ग प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आध प्रश्न है, मैं बता देता हूँ कौन सा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्र की आय समिति का गठन किया था। यानी कि जो है स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में, तो तब सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया था। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कब किया था गठन, 1951 में पहला रिपोर्ट वहाँ पर जारी किया था, है ना। उसके बाद उसका गठन किया गया था कब, 1949 में। तो अब यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी को पीसी, यानी कि आपका प्लानिंग कमीशन योजना, इसको बोलते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बहाल
नोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी कि पहला रिपोर्ट कब जारी किया था 1951 में। और यहाँ पर मुख्य रूप से इसका क्या हुआ था, अगस्त 1949 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था, तो महाल नोविस की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, ध्यान नहीं देना उस पर ज़्यादा। आगे बात करते हैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका ऑलरेडी 2016 में पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दिया हूँ आप लोग को, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले परिभाषित करना है, उसके बाद इसकी प्रमुख क्या क्या गणना विधि की कौन कौन सी विधियाँ है गणना करने की। तो राष्ट्रीय आय मैंने पहले भी आपको बोल दिया, अभी फिर आपको मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे। कोई एक देश है, कोई एक राष्ट्र है, और टाइम कितना लेंगे, 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंतर्गत जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उसका क्या ले लेंगे, मौद्रिक मूल्य लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय। किसी भी देश में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। पहला है आपका उत्पादन गणना विधि, दूसरा आपका आय गणना विधि, तीसरा आपका वेब गणना विधि। तो आप लोग को कैसे याद रखना इन तीनों गणना विधियों को, तो सबसे पहला बच्चों कोई भी चीज़ क्या करते हैं आप लोग, उत्पादन करते हैं ना, तो सबसे पहला हो गया उत्पाद गणना विधि, उत्पादन से उत्पाद गणना विधि। जब उत्पाद करते हैं तो 100% उसको बेचेंगे तो कुछ न कुछ हमको मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमको, आय, तो बोलेंगे हम लोग आय गणना विधि। फिर आय मिलेगा तो मेरे पास रुपया होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको खर्च करेंगे, मार्केट में सामान खरीदेंगे, तो हम खर्च करेंगे, मतलब वह मीन्स होता खर्च, तो वह गणना विधि। ये 3 विधियों को आप लोग को ध्यान रखना है और तीनों के बारे में आप लोग को पॉइंट वाइज याद रखना है। पहला उत्पाद गणना विधि। उत्पादन गणना विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्र के व्यक्तियों के आय उत्पादन की माध्यम से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन गणना विधि कही जाती है। यानी कि जो राष्ट्र के व्यक्तियों की जो आय है बच्चों मुख्य रूप से कैसे प्राप्त की जाती है, उत्पादन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, इसलिए उत्पादन गणना विधि। दूसरा है आपका आय गणना विधि, तो राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, तो बोलेंगे उसको आय गणना विधि। बहुत ही सिंपल पॉइंट है और आप लोग को ध्यान रखना है, सीधा आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। अगला है व्यय गणना विधि। व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। तो पहला आपका था उत्पादन गणना विधि, तो यानी राष्ट्र के लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन के आधार पर अगर हम लोगों ने क्या किया, आय की गणना किया, तो बोलेंगे उत्पादन गणना विधि। अगर उत्पाद किया तो 100% उसको क्या मिलता है बच्चों, आय मिलता है, तो उस आय के आधार पर अगर हम लोग गणना करेंगे तो बोलेंगे आय गणना विधि। और जो खर्च करता है, उपभोग करता है, उसके आधार पर करेंगे तो उसको बोलेंगे व्यय गणना विधि। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2018 और 2022 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो 100% आपका 23 में नहीं आने वाला, 24 में भी, और ये प्रश्न आपका नहीं आने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 22 में आपका आ गया है, तो क्या है आपका 22 के बाद 23 में थोड़ा आने वाला प्रश्न, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसलिए साल से बता देता हूँ कि कौन सा प्रश्न पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में आपको अंतर पूछ रहा है, तो एक तरफ होगा प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, एक तरफ होगा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। अब हम लोग बात कर लेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि राष्ट्र की आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय आय में क्या लिख लेंगे, तो राष्ट्रीय आय में लिख लेंगे किसी भी देश में 1 वर्ष के अंतर्गत सारे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्या मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे, तो किसी देश में 1 वर्ष के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
था आपका, लेकिन आपका दोबारा आने वाला अभी ये नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आय है वो उसमें अगर वृद्धि होगी तो भारतीय विकास के लिए किस प्रकार से वो लाभदायक होगा, लाभप्रद होगा, उसका वर्णन करने बोल रहा है। तो प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उपलब्ध साधनों की क्षमता को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो, वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन हो तथा व्यक्तियों की आय में क्या होती है, यानी कि व्यक्तियों का आय कैसा हो, अधिकतम हो, और राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हो। बिना उत्पादन को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और न ही आर्थिक विकास हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका भारतीय विकास के लिए लाभप्रद। यानी कि भारत में जितने भी संसाधन हैं उसका सही से क्या हो, उपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का क्या हो, उपभोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका व्यय हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे आर्थिक वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका देश का आर्थिक विकास होगा और उस विकास के पथ पर विकासशील की श्रेणी से किस पर चल जाएगा, विकास मतलब कि विकासशील से किस पर चल जाएगा, आपका जो विकसित देश की श्रेणी है उसमें आपका भारत चल जाएगा। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर टिप्पणी लिखें। यानी कि विकास में, यानी आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय की क्या भूमिका होती है, उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो भारत विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें। ऐसा करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन खुशहाल बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में क्या हो, सुधार हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्र में रहे गुणवत्ता के विकास के बाद लोगों को क्या हो, रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार प्रति व्यक्ति आय को कम करके गरीबी को बढ़ा देता है और जिसका देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए विकास के लिए क्या हो, अगर कृषि के क्षेत्र में कुछ भी करना है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो भी आपका बीज है उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, आधुनिक यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, जो अभी ड्रिप सिंचाई हो या बिजली के द्वारा सिंचाई, अब उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, जो भी बड़े बड़े अभी मशीनरी हो रहे हैं बच्चों, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। यानी कि जो परंपरागत कृषि है, परंपरागत कृषि को छोड़ करके नवीनतम कृषि को अपनाया जाए, नवीनतम कृषि पद्धति को अपनाया जाए, जिससे क्या होगा, आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्र का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या होगा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, आपका विकास करना पड़ेगा, है ना। अगला है आपका, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। यानी कि जो आपका प्रति व्यक्ति में जो आय वृद्धि होती है ये राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से। तो ये आपका 2015 में ये आपका प्रश्न सीधा सीधा आ गया था बच्चों, कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में क्या होगा, अधिक श्रमिकों को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन क्या होगा, बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर क्या होगा, पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, फिर वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में क्या होगा, अवश्य ही वृद्धि होगा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय मतलब कि किस प्रकार से है, तो मुख्य रूप से सबसे पहले क्या है कि सबसे ज़्यादा वर्ष भर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा बच्चों, उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होगा, आय यानी कि आपका उत्पादन जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर श्रमिकों की अधिक संख्या लगेगी, जितने ज़्यादा श्रमिक होंगे तो उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा उत्पादन वैसे वैसे क्या होगा, आपका बेरोजगार लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यानी कि आपको अधिक लोग जो है रोजगार मिलेगा, अधिक लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो श्रमिकों का क्या होगा बच्चों, वेतन भी बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो जब वेतन बढ़ेगा तो उससे आय बढ़ेगी, जब उसका आय बढ़ेगा तो 100% क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा तो 100% वो राष्ट्रीय आय में भी सुधार का कारक बनेगा। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ ये समझ में आ गया होगा बच्चों। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न थे आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई भी भाई बंधु अगर आप लोग का 9th स्टैंडर्ड में भी है तो प्लीज़ उन लोग को भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड के सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।
हैं। ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, सारा चीज़ यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट किया जाएगा और जिस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा प्रश्न 100% आने की संभावना है और कौन सा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, ये सब गाइडेंस हम लोग देते रहेंगे। आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।